नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में गृह मंत्रालय अब भाजपा के नेता संभालेंगे, यानी गृह मंत्रालय अब भाजपा के अधीन रहेगा। ये सब आपको पता ही होगा। और गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है सम्राट चौधरी को। तो क्या भाजपा अब बिहार में योगी मॉडल लागू करना चाहती है? गृह मंत्रालय काफी पेच के बाद भाजपा को मिला है, और ये लेने के पीछे भाजपा का मकसद क्या है और इसके क्या प्रभाव होंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ऐसा सुनने में आ रहा है, राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा है कि भाजपा गृह मंत्रालय के लिए अड़ गई थी और काफी मशक्कत के बाद उसने गृह मंत्रालय हासिल किया है और सम्राट चौधरी को उसकी कमान दी गई है। ये क्या संकेत है? क्या बिहार में भी योगी मॉडल लागू होगा, बुलडोजर मॉडल लागू होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये सवाल जो है, लेकिन उसमें जो मैं जो आंसर देना चाह रहा था उसका आंसर आपने पहले ही दे दिया। सवाल यही था कि क्या गृह मंत्रालय बीजेपी ने छीना है ना, या स्वेच्छा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय दे दिया है, क्योंकि अब तक 20 सालों में उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा था, है ना। और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग जाएं तो गृह मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के पास लंबे समय तक रहा है। केवल 2 ऐसे प्रकरण पहले रहे हैं, जब महामाया प्रसाद के, अगर मैं सही हूं तो उस समय में गृह मंत्रालय दूसरे ने संभाला था। तो गृह मंत्रालय में ऐसी क्या बात है? सवाल ये है कि गृह मंत्रालय जो है वो बहुत पावरफुल मंत्रालय है, और उसमें जितने आईपीएस वगैरह के जो जिम्मेदारी होती है, उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये वो सारी चीजें वो आ जाती हैं गृह मंत्रालय के अधीन है। तो लॉ एंड ऑर्डर और जो पूरी व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के तहत आ जाती है। और जाहिर तौर पे जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां हैं, वो सब उसके तहत आ जाती हैं। तो काफी पावरफुल मंत्रालय है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बार्गेन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। आपको पता है कि जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, यानी शपथ ग्रहण समारोह था, उससे पहले ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा था कि उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं राजधानी का जो होटल है जहां अमित शाह ठहरे हुए थे, वहां वो गए और काफी देर तक अंदर बातचीत हुई। उसके बाद जब वहां क्लियरेंस वहां से मिल गया, उसके बाद वो शपथ ग्रहण के लिए गए। तो ये चर्चा भी हुई कि क्या वहां पे जो है हरी झंडी नहीं मिल रही थी क्या मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए, है ना। विधायक दल, एनडीए विधायक दल के नेता तो चुन लिए गए थे, लेकिन सुबह तक जो है ये क्लियर लगता नहीं हो पा रहा था। तो सारी चीजें लगता है उस वक्त क्लियर हुई, और उसी वक्त ये हुआ कि भैया मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के हिस्से में आएगा, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारे सम्राट चौधरी हैं वो उसका। खालिद जी, थोड़ा सा हम आपको ये कर रहे हैं बीच में। देखिए, ये सब जिच तो चला और ट्रांसफर हुआ, एक तरह से कहिए, वित्त उधर चला गया और गृह इधर आ गया, लेकिन गृह ही क्यों? इसके पीछे भाजपा का विजन क्या है? इसके पीछे उसकी दृष्टि क्या है? मेरा जो अपना अनुमान है, अपना आकलन है, वो यही है कि मेरे ख्याल से भाजपा भी ये समझती है नीतीश कुमार अब ढलान की तरफ है। उनकी पार्टी का अगला वारिस कौन होगा, ये बिल्कुल भी तय नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाजपा भविष्य में अपने लिए एक अवसर देख रही है, और गृह मंत्रालय संभालने के पीछे भी शायद मकसद यही है। इसलिए कि बिहार जो है विकास कर गया है, जो सड़कों के गड्ढे थे वो तो भर गए, बिजली, सड़क, पानी, बुनियादी सुविधाएं, हॉस्पिटल, स्कूलों की स्थिति काफी सुधरी है। टीचर्स जाने लगे हैं, डॉक्टर्स अब मिलने लगे हैं हॉस्पिटल्स में, पहले की तुलना में बेटर हुआ है सब कुछ। लेकिन जो बेटर नहीं हुआ है उस पर मेरे ख्याल से अब भाजपा काम करना चाहती है, ताकि लोगों को ये दिखा सके कि हम
ज्यादा सक्षम है, ज्यादा बेहतर सरकार चला सकते हैं। और बेटर क्या नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी भी उतनी बेहतर नहीं है। दूसरे, जब तक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा तब तक यहाँ कंपनियों को बुलाना, यहाँ इन्वेस्टमेंट कराना, किसी भी तरह का निवेश कराना आसान नहीं है। तो हमको लगता है कि भाजपा गृह लेकर और एक हार्डकोर मतलब जो व्यवस्था लागू करना चाहती है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, एक बहुत ही कड़क शासन देना चाहती है, ताकि एक तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा दुरुस्त हो, और दुरुस्त होगा तो वो निवेश के अनुकूल माहौल बना पाएगी और शायद कुछ करके दिखा पाए कि हम और बेहतर कर सकते हैं। आपका क्या आकलन है, आप इसके बारे में? नहीं, आपने बड़ी बड़ी कोजी पिक्चर बना दी है ना, बड़ी कोमल जैसी पिक्चर और बड़ी प्रभावी पिक्चर बनाने की कोशिश की है। इतना कुछ है नहीं इसमें, है ना। सीधे सीधे बात यह है, आप थोड़ा सा जो भविष्य की बात कर रहे थे, थोड़ा शब्द को थोड़ा उसमें जोड़ दीजिए, निकट भविष्य। बीजेपी ने निकट भविष्य की प्लानिंग की है, ये होने जा रहा है निकट भविष्य में ही। कि अभी तो संभव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को, यानी जनता दल यूनाइटेड को अधिक वोट मिले, है ना। और नीतीश कुमार की जो यूएसपी है वो बहुत काम आई है। अगर वोटों का परसेंटेज वगैरह देखें, तमाम चीजें देखें, सीटों की संख्या देखें, तो नीतीश कुमार विन विन सिचुएशन में है हर तरह से। तो अभी तो उनको किनारे करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो आखिर उनको साइडलाइन कैसे किया जाएगा, तो साइडलाइन करने का यह तरीका। अब आप देखिए ना, गृह मंत्रालय, आप तो बड़ी अच्छी पिक्चर बना रही हैं, है ना, लेकिन जो गृह मंत्रालय मिला है वो किस व्यक्ति को मिला है? वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी पर खुद ही आरोप है, कई सारे आरोप हैं, लोग जानते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति, आप यूपी से तुलना मत कीजिए। योगी आदित्यनाथ की छवि वैसी नहीं है, उनकी क्लीन छवि रही है, वहां पे योगी की छवि रही है, उनपे किसी तरह के दाग नहीं है पहले। लेकिन जहां तक सम्राट चौधरी की बात है, उनपे दाग हैं, और इसी चुनाव में उन पर कई सारे प्रश्न उठे हैं, और उनका संबंध तो उसी जंगल राज से रहा है जिसकी तरफ आप इशारा करते रहे हैं, है ना। एनडीए के लोग जिस जंगल राज की बात कर रहे थे, इत्तेफाक ही कहिए, है ना, ये इत्तेफाक है, संयोग है कि उस व्यवस्था के जो प्रमुख लोग हैं उनमें से कई लोग जो हैं वो राजद से आए हुए हैं। यानी जंगल राज में वो उसी जंगल राज में वो दहाड़ मार रहे थे। अब आकर वो पता नहीं क्या सिस्टम है, कौन सी व्यवस्था है कि सारी चीजें बदल जाती हैं। एक व्यक्ति जंगल राज का प्रणेता बन जाता है, एक व्यक्ति जंगल राज का विरोधी पक्ष बन जाता है। तो ये देखिए कि ऐसा हम लोग क्यों उम्मीद करें कि भाई कि बड़े लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी बेहतर हो जाएगी। देखिए वो देखिए बीजेपी के आप खालिद जी, मेन बात ये है कि हम तो असली मुद्दा मैं आ रहा हूं, असली मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करना है, ये बताना है, ये संदेश देना है कि भैया आप जो है अब उस हालत में नहीं है कि आप प्रदेश को चला सके, और ना आपके जो सेनापति हैं जो आगे रहने वाले, वो इस लायक है कि गृह मंत्रालय का जो कार्यभार है वो संभाल सके। तो एक तरह से संदेश देना था, जो मैंने आपको जिक्र किया, जहां पे आपने मुझे टोका कि सुबह सुबह ये व्यवस्था हुई कि मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय तो हमारे पास रखे। ठीक है, आपकी मुख्यमंत्री बनने की बात जो है, चाहत जो है, वो तो हम लोग मानते हैं, मजबूरी भी हमारी है, नीतीश कुमार मजबूरी है, हाँ, इसलिए जरूरी है बीजेपी के लिए, तो ये बनाया गया। लेकिन सुबह सुबह जो होटल में जो बातचीत हुई, ये तो पहली बार हुआ ना। देखिए वो आपकी बात से हम असहमत नहीं है, ऐसी बातें हुई हैं, ऐसी बातें हलकों में, जो मीडिया हलकों में ऐसी चर्चा हो रही है। लेकिन जो आप दोनों बातें कह रहे हैं कि ऐसा होगा, नीतीश को हटाया जाएगा, ये देखिए विपक्षी दलों द्वारा लगातार ये चलाया जा रहा है। अभी भी भाजपा और जेडीयू दोनों की तरफ से बयान आया है कि सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्यासबाजियां हो रही हैं। अब पहले तो ये हो रहा था कि मुख्यमंत्री बनने ही नहीं दिया जाएगा नीतीश कुमार को, बने। अब ये हो रहा है कि नहीं, 2 साल बाद उनको हटा दिया जाएगा। क्या होगा देखिए, भविष्य वक्ता कोई नहीं है, कोई भी भविष्य नहीं बोला ना आपको, हाँ, कि आप भविष्य कह रही हैं तो भविष्य में हाँ, स्पैन बड़ा हो नहीं जाता तो देखिए वो तो शक। अब ये ये तो जैसे देखिए, अब किस चीज को हम निगेटिव वे में देखते हैं, पॉजिटिव वे में देखते हैं, हमारे ऊपर है ना।
तो आप इस तरफ देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए गृह लिया गया है, तो वित्त क्यों दिया गया? वित्त भी तो बहुत, हमको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। यदि वो कमजोर ही करना था तो वित्त और गृह दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखना चाहिए। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोई साजिश है। आप भूल क्यों रही हैं? अगर आपकी थ्योरी यही है, नहीं, एक और बात, सामान्य हम प्रशासन भी हम ले अपनी लेना हम चाहिए अपनी बात जो कह रहे हैं, हम अपनी बात जो कंप्लीट कर लें। रहा सवाल मुकदमों का, तो योगी पर भी मुकदमे कई लादे गए थे उसके पहले, जब सपा की सरकार थी। अमित शाह गृह मंत्री बने, उन पर भी मुकदमे थे। सम्राट चौधरी पर भी हैं मुकदमे, अभी साबित नहीं हुए हैं। क्या हुआ क्या होगा ये भविष्य की बात है। तो हम यदि उस आधार पर आकलन करें तो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन गृह, हम कहते हैं कि होम लेंगे क्यों? होम लेने के पीछे हमने कोई बहुत अच्छी सिचुएशन बताने की कोशिश नहीं की, हम विजन का अनुमान लगाने की कोशिश किए हैं कि होम क्यों लिए, वित्त जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय छोड़ के हम होम क्यों लिए। इसलिए शायद लिए कि वो कुछ योगी टाइप का मॉडल यहां लागू करके एक मैसेज जनता के बीच कड़क शासन का देना चाहते हैं। साथ में ये देना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुरुस्त करेंगे, निवेश के अनुकूल माहौल बनाएंगे। अगले चुनाव में इनके पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कितने दिन तक जंगल राज के आधार पर आएंगे? इनको कुछ आगे बढ़ना होगा, कुछ काम करके दिखाना होगा, और शायद इसीलिए उन्होंने गृह लिया। सुनीता जी, देखिए, राजनीति में हर कुछ जो किया जाता है, हर कदम जो उठाए जाते हैं, उसके कई कोण होते हैं, कई आयाम होते हैं। आपने शायद एक आयाम को पकड़ा, लेकिन कई इसके जो दूसरे कोण हैं, तो मैंने उसकी तरफ इशारा किया। सीधे सीधे तो दिखता यही है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर को हमको बेहतर बनाना है, और अगर बेहतर बन जाता है तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। अब तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को जाता रहा, वो क्रेडिट मुझे मिलेगा। और जाहिर तौर पे जो पिछला जो कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उसमें कई सारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सारे प्रश्न उठे कि भाई पहले जैसी पकड़, पहले जैसा इकबाल प्रशासन का नहीं रहा है। तो एक प्रश्न तो ये है, कई सारी ऐसी हाई प्रोफाइल घटनाएं हुई हैं जिसके कारण सवाल उठे, क्वेश्चन मार्क लगा। तो वो तो दिखता यही है, लेकिन अलग अलग इसके जो आयाम है। अब अगर सवाल ये है कि भैया हमने गृह मंत्रालय इसलिए ले लिया, वित्त सचिव, आपने कहा ना कि वित्त मंत्रालय क्यों दे दिया, तो वित्त मंत्रालय, मुझे तो ये लगता है, ये थ्योरी मुझे समझ में आती है कि वित्त मंत्रालय इसलिए दे दिया कि आपने इतनी सारी जो घोषणाएं की हुई हैं, है ना, महिला स्वरोजगार योजना में इतने सारे रुपए जो आपने देने का वादा किया हुआ है, 2 लाख रुपए आप देंगे, 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में, है ना। तो रोजगार के लिए 10-10 हजार तो दे दिया, अब उनमें से 2-2 लाख भी देना है, तो वो पैसा जो है आपको देना है। तो खजाने का इंतजाम, बाकी चीजें जो है वो आप वित्त मंत्रालय देखिए। इसके अलावा जो 1 करोड़ नौकरी देने की बात हो रही है, अलग अलग मदों में जो खर्च हो रहे हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, बिजली वाला फ्री बिजली का जो योजना है 125 यूनिट, तो तमाम जो घोषणाएं आपने की हैं, उसका बोझ आप कीजिए, हिसाब किताब गुना भाग आप कीजिए, संभालिए इसको, है ना। और लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हो गया है, जिसको लेकर ये चर्चा चले कि खराब हो गया है, उसको अब हम संभालेंगे, और हम यूपी स्टाइल में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ की तारीफ बहुत की जा रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के अर्थ मतलब क्या है, बड़े पैमाने पर उसका अर्थ लिखाना चाहिए। केवल बुलडोजर चलाना, केवल अपराधियों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेना, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि डायरेक्ट एक्शन लेने से डर का माहौल तो बनता है उनमें, क्योंकि उनको सजा मिली और लोगों ने देखा कि उनके जो मनोबल है उसको तोड़ा गया, तो इसका फायदा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वहां पे क्राइम ग्राफ नीचे चला गया, खत्म हो गया क्राइम? वहां पे क्राइम नहीं होता है। चलिए, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या नहीं होते वहां पे? डेफिनेटली हम लोग चूंकि अभी यूपी चर्चा नहीं कर रहे हैं खालिद जी, और के जो डाटा का जो डाटा है वो देख लीजिए ना। तो आप केवल कोजी पिक्चर बनाने की कोशिश नहीं कीजिए, इसको समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। और मैंने जो पहले सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति से हम ये अपेक्षा कर रहे हैं वो खुद विवादों में है,
जो गृह मंत्रालय देखेगा, जो सारे पोस्टिंग्स है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग सारी जो जिम्मेदारियां होंगी उसके पास होंगी, उसके सिग्नेचर से सभी। तो जो जांच अधिकारी हैं जिनको उनके खिलाफ मामलों की जांच करनी थी, वो तो हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे उनके सामने। तो कैसे निष्पक्ष जांच हो सकेगी? अरे बहुत सारे खाली जी, प्रश्न हैं। मुझे जो ये समझ में आया गृह मंत्रालय लेने का, वो केवल इतना ही समझ में आ रहा है कि भैया ये जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको अपने हाथ में रखना, ताकि आगे जो हम पावर शिफ्टिंग करेंगे, जिसकी कार्य योजना बनाई जा चुकी है ना, उस वक्त ये परेशानी ना हो कि भाई आगे जो है कैसे चीजों को संभालना। और तब तक हम अपनी इमेज बिल्डिंग बना चुके हों, एक सेगमेंट को ये संदेश दे चुके हों यूपी की तर्ज पर कि देखिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, हम कितने हितैषी हैं, आपके समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम कितने जरूरी हैं। ये प्रयास है। चलिए ठीक है खालिद जी, अपना अपना मत है इसमें। और रहा सवाल यूपी का, तो यूपी में चूंकि जो लोग भी रह रहे हैं, जुड़े हैं, आम जनता राहत महसूस कर रही है। डाटा आंकड़ा क्या है अभी डिटेल हम उस पर नहीं जाएंगे, इस पर कभी हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। क्राइम का ग्राफ पूरी तरह जीरो तो कभी भी नहीं हुआ है किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, लेकिन स्थितियां बहुत ही बेहतर हुई हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जो बात कही कि सही बात है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, तो एक शक लोगों में ये जाएगा कि क्या इन आरोपों से बरी हो जाएंगे इसके तहत। तो वो उप मुख्यमंत्री, लेकिन उप मुख्यमंत्री देखिए, उप मुख्यमंत्री पद पर इतने सालों से वो रह रहे हैं, तो एजेंसियां का जांच करना रहता, तो उसके पहले बहुत ये आरोप आज के तो है नहीं, लालू यादव के शासनकाल के आरोप है। उस समय जब जांच होके कुछ नहीं हुआ इतने साल तक, तो अब तो सरकार में है, उप मुख्यमंत्री के पद पर है, तो उसका क्या होना है, क्या जाना है, ये तो गृह मंत्रालय लेने या देने से उस पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे ख्याल से। तो चलिए हम लोग चर्चा को यही खत्म करते हैं। उम्मीद ये है कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन ये उम्मीद है, उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये अभी देखना बाकी है। वादे सभी लोग करते हैं, लेकिन निभा पाना थोड़ा कठिन है, बिहार जैसे राज्य के लिए और भी ज्यादा कठिन है। तो एक आशा देख सकते हैं हम लोग, उसमें सम्राट चौधरी कितने खरे उतरेंगे ये भविष्य की बात है। दर्शकों, हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।